प्रिय विद्यार्थियों, हम यहाँ पर बीएससी पार्ट थर्ड का पेपर थर्ड इकोलॉजी एंड यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट्स का अध्ययन कर रहे हैं। इकोलॉजी के बारे में हम बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। इकोलॉजी का तात्पर्य पादप के आवास का अध्ययन करना, अर्थात इकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। इको मीन्स होम या हैबिटेट और लोगोस मीन्स टू डिस्कस या अध्ययन, अर्थात पादपों के आवास का अध्ययन करना इकोलॉजी का कार्य क्षेत्र है। यहाँ पर हम जानते हैं कि ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट के साथ जो संबंध होता है उस पर विभिन्न पहलुओं पर हम विचार करते हैं, अध्ययन करते हैं। अर्थात पादप का उसके पर्यावरण के साथ क्या संबंध है, वह किस प्रकार से अपना जीवन यापन पर्यावरणीय कारकों के बीच में अपने को समायोजित करते हुए करता है, इस पर हम विचार करेंगे। आज हम इकोलॉजी के अंतर्गत जो नया टॉपिक आरंभ कर रहे हैं, प्लांट्स रेस्पॉन्सेज टू वेरियस हैबिटेट्स, पादपों की विभिन्न आवासों के प्रति अनुक्रियाएं, इसका अध्ययन आज हम करेंगे। पादप का अपने परिवर्तित जो आवास स्थल है उसके साथ कुछ अनुक्रियाएं करके वह अपने आप को उस नई परिस्थितियों में समायोजित करता है, अर्थात उसके अनुरूप ढल जाता है। इस प्रक्रिया में पादप अपनी संरचनात्मक और कार्य की रूप से अनुकूलित होकर के अपनी संरचना में अनुकूलन दिखाता है। तो प्लांट रेस्पॉन्सेज का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि प्लांट उस नए वातावरण में या विषम परिस्थितियों में अडेप्टेशन शो करता है, अनुकूलन शो करता है। इसलिए यहाँ पर हम इस टॉपिक को इकोलॉजिकल अडेप्टेशन इन प्लांट्स या पादपों में पारिस्थितिकीय अनुकूलन के अंतर्गत भी अध्ययन करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, इकोलॉजी में दो महत्वपूर्ण पक्ष हैं, एक ऑर्गेनिज्म और दूसरा इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट वह परिवेश है जो किसी ऑर्गेनिज्म के बाहर स्थित होता है। इसका तात्पर्य यह है कि ऑर्गेनिज्म के बाहर जो कुछ भी है वह उसका पर्यावरण या इन्वायरमेंट कहलाता है, जो कि बहुत सारे फैक्टर से मिलकर के बना हुआ होता है। यहाँ पर हम इकोलॉजी को पॉपुलेशन इकोलॉजी, कम्युनिटी इकोलॉजी के रूप में और इकोसिस्टम के रूप में व्याख्यात करते हैं। पॉपुलेशन इकोलॉजी का तात्पर्य है कि यदि किसी क्षेत्र के पादप का उसके इन्वायरमेंट के साथ अकेले या एक ही जाति के पादप के साथ अध्ययन करें, तब हम क्रमशः जब एक पादप अकेले पादप का अध्ययन करते हैं तब इसे आउट इकोलॉजी कहते हैं, और यदि हम एक ही जाति के पादपों का उसके वातावरण के साथ जो संबंध है उसका अध्ययन करते हैं तब हम इसे पॉपुलेशन इकोलॉजी कहते हैं। यहाँ पर कई पॉपुलेशन एक साथ ग्रो करती है, इसलिए विभिन्न प्रकार की पॉपुलेशंस का एक दूसरे के साथ वह पर्यावरणीय फैक्टर्स या पर्यावरण के साथ क्या संबंध होता है, किस प्रकार से व्यवहार होता है, इसका अध्ययन हम समुदाय पारिस्थितिकी में या कम्युनिटी इकोलॉजी में करते हैं। जब हम कम्युनिटी इकोलॉजी में एबायोटिक फैक्टर का समावेश करते हैं, उस कंडीशन को ऑडम ने इकोसिस्टम या इकोलॉजिकल सिस्टम का, जिसमें ऊर्जा का प्रवाह जुड़ जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में पादप ग्रो होता है। एक तरफ हम देखते हैं नागफनी का पौधा है जो कि इतना अनुकूलित होता है कि उसका जो स्तंभ है वह प्रकाश संश्लेषण का कार्य संपादित करने लगता है तथा पर्ण जो है वो कंटकों में
रूपांतरित हो जाती है। एक तरफ हम देखते हैं कि हाइड्रीला है या पोटामेजिटोन है जो कि जलीय आवास में उगता है और यहाँ पर ये पादप की अधिकता के कारण अपनी अनुकूलताएं दिखाता है। इस प्रकार किसी विशिष्ट कंडीशन या हैबिटेट में पादप कुछ रेस्पॉन्सेस या अनुक्रियाएं प्रदर्शित करता है और इस पादप की अनुक्रिया के तहत पादप में लाक्षणिक जो लक्षण हैं अडेप्टेशन या अनुकूलन के रूप में प्रदर्शित होते हैं। पादप या जीव, यहाँ पर प्लांट इकोलॉजी के अंतर्गत हम जीव को पादप के साथ जोड़ करके अध्ययन करते हैं एवं पर्यावरण का हमने अभी डिस्कस किया। ये इकोलॉजी का महत्वपूर्ण पक्ष है कि हम पादप का उसके पर्यावरण के साथ अध्ययन करने के अंतर्गत बहुत सारे जो अध्ययन के क्षेत्र हैं उनको हमारे अध्ययन क्षेत्र में प्रयुक्त करते हैं। पर्यावरणीय कारकों से पादप की समस्त जैविक क्रियाएं निरंतर प्रभावित होती है। पादपों का जीवन इनसे इतने घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं कि पादप जाति विशेष पर्यावरणीय परिस्थितियों में उपयुक्त दिखाई देती है। इसका तात्पर्य है कि ऐसा कतई प्रतीत नहीं होता है कि ये प्लांट इस पर्टिकुलर पर्यावरण में कहीं अपने आप को असहज महसूस करता है। ऐसा लगता है कि जैसे ये एक दूसरे के पर्याय एक दूसरे के साथ इस प्रकार से समायोजित हो जाते हैं कि हमें ये एहसास नहीं होता है कि यहाँ पर प्लांट कुछ अनुक्रियाएं प्रदर्शित करते हुए नए परिवेश में समायोजित करके या अपने आप को परिवर्तित करके अपना जीवन यापन कर रहा है। वनस्पति एवं पर्यावरण की सतत अनुक्रिया एवं समायोजन के परिणाम स्वरूप यहाँ पर प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में ये अनुकूलन हमें सहायक हैं। पादपों की अपने पर्यावरण के प्रति अनुक्रियाओं या समायोजन के परिणाम स्वरूप उनके बाह्य स्वरूप जैसे बाह्य आकारिकी, आंतरिकी तथा कार्यकी में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करके ये पादप पर्यावरण की विविध या विषम परिस्थितियों में जीवन जीने में सक्षम बने रहते हैं। अनुकूलन प्रत्येक जीव में स्वयं को अपने चारों ओर के वातावरण अनुसार समायोजन करने की क्षमता या वातावरण के अनुरूप अपने पादप अंग की संरचना व कार्यकी को परिवर्तित करने की क्षमता या परिवर्तित वातावरण के अनुरूप अपने आप को ढालने की क्षमता प्रदर्शित करते हैं। इसे हम अनुकूलन कहते हैं। जब हम अनुकूलन को पादप पर लागू करते हैं तब इसे हम प्लांट एडेप्टेशन कहते हैं। विभिन्न प्रकार के पादपों में वातावरण एवं परिवेश के अनुसार निरूपित अनुकूलित लक्षणों को पादप अनुकूलन कहते हैं। पादप अनुक्रिया पादप की विभिन्न परिस्थितियों में प्रदर्शित अभिक्रियाओं पादप अनुक्रिया कहलाती है। पादप अनुक्रिया पादप की प्रकृति, आनुवंशिक आधार, स्थान व परिस्थिति पर निर्भर करता है। जैसे हम देखें नागफनी की पादप अनुक्रिया आनुवंशिक के आधार पर भी निर्भर करती है। इसको हम इस रूप में समझ सकते हैं कि जब ये जीरिक कंडीशन में ग्रो करता है तो विभिन्न प्रकार की अनुकूलताएं प्रदर्शित करते हुए, जैसा कि पूर्व में बताया कि इसकी पर्ण जो है वो कंटकों में विभक्त हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है और वाष्पोत्सर्जन द्वारा हरासित जो जल है उसका बचाने का प्रयत्न करती है और प्रकाश संश्लेषण का कार्य पर्ण की अनुपस्थिति में स्तंभ द्वारा संपादित होता है। तो ये अगर हम इसको इस उच्चतम तापक्रम एवं जल की कमी की स्थिति से यदि हम इसको अनुकूल परिस्थिति में ले जाएं तो कुछ सूक्ष्म प्रकार की अनुक्रियाओं को छोड़ करके ये अपने इस स्वरूप को नहीं बदलता है। इसका तात्पर्य कि ये आनुवंशिक रूप से भी निर्भरता दर्शाते हैं।
पादप का अपने वातावरण अनुरूप स्वयं को परिवर्तित करने की, अपनी संरचना व कार्य की को समायोजित करने की प्रवृत्ति या स्वयं को नए वातावरण के अनुसार बदलकर जीवन जीने की कला का यहाँ पर तात्पर्य पादप अनुकूलन से है। पादप एवं पर्यावरणीय कारकों में हम यदि देखें तो एक पादप जिसके चारों ओर जो कुछ भी सजीव निर्जीव जो कारक हैं वे उपस्थित हैं, वे सब के सब इसको प्रभावित करते हैं। लेकिन यहाँ पर जल, तापक्रम और प्रकाश बहुत महत्वपूर्ण कारकों में से हैं जो पादप के जीवन को प्रभावित करते हैं। जल का पादप अनुकूलन में महत्व देखें। अनुकूलन पादप या जीवों की वह परिस्थिति जिसमें वे अपनी बाह्य एवं आंतरिक संरचनाओं तथा कार्य की क्रियाओं द्वारा विविध पर्यावरण के साथ अनुक्रिया करते हैं। इस क्रिया विधि में पर्यावरणीय कारक पादप या जीव को तथा पादप या जीव पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। लेकिन जल इन क्रियाओं में सबसे अधिक महत्वपूर्ण माध्यम है। लगभग समस्त जैविक क्रियाओं के लिए जल आवश्यक है। जल जीव द्रव्य का मुख्य अंश है। ये सार्वत्रिक विलायक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। जिसमें पादप को समस्त खनिज पदार्थ विलयन के रूप में प्राप्त होते हैं। कार्य की प्रक्रमों जैसे बीजांकुरण, जल अवशोषण, वाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण, वृद्धि, शोषण आदि जल संबंध पर ही निर्भर करते हैं। इससे इनकी कार्य की वह संरचनात्मक परिवर्तन जो है वो जल की उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पर हम देख सकते हैं। शिम्पर 1903 के अनुसार उष्ण कटिबंधीय तथा शीतोष्ण क्षेत्रों में वनस्पति का निर्धारण वहाँ की वर्षा की मात्रा एवं उसके मौसमी वितरण तथा वायु की आर्द्रता द्वारा संचालित होता है। पृथ्वी पर वन, घास स्थल और मरुस्थल के विस्तारण का कारण भी जल की मात्रा ही है। प्रकृति में जल मुख्यतः 3 दशाओं में उपलब्ध रहता है। वर्षा जल जिसे वृष्टि या प्रेसिपिटेशन भी कहते हैं, मृदा जल तथा वायुमंडलीय आर्द्रता। पादप एवं जल संबंध 2 प्रकरणों पर अधिकांशतः निर्धारित किए जाते हैं। एक जल अवशोषण वाटर एब्जॉर्प्शन और दूसरा वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपीरेशन। पादप में जल की वास्तविक मात्रा का यदि हम अनुमान लगाएं तो ये अवशोषित जल की मात्रा माइनस वाष्पोत्सर्जित जल की मात्रा प्लस उपापचय क्रियाओं में उपभोग में ली गई जल की मात्रा के बराबर होती है। जल संतुलन अवशोषित एवं वाष्पोत्सर्जित जल की मात्रा के अनुपात को जल संतुलन कहते हैं। सामान्य वृद्धि तथा परिवर्तन के लिए जल संतुलन अनुकूल होना चाहिए। इसका तात्पर्य यह हुआ कि वाष्पोत्सर्जन की दर अवशोषण की दर से अधिक नहीं हो, तभी पादप जो है वो भली भांति अपना जीवन निर्वाह कर सकता है। जल की मात्रा भिन्न भिन्न पादप जातियों के शरीर में भिन्न भिन्न होने के कारण कुछ पादप शुष्कीय, कुछ पादप जलीय और कुछ पादप स्थलीय आवास में उगते हैं। यह हम सर्वत्र देखते हैं। पादप एवं जल संबंध की दृष्टि से विभिन्न स्थानों की पारिस्थितिकी एवं वनस्पति भिन्न भिन्न प्रकार की मिलती है। कुछ स्थान ऐसे जहाँ जल की उपलब्धता कम या वायुमंडलीय परिस्थितियाँ ऐसी कि पादप के वायु विभाग से जल का निकास अर्थात वाष्पोत्सर्जन को बढ़ा देती है। ऐसे क्षेत्र मरुस्थल, पर्वत, बलुई टीले आदि शुष्क आवास वाले होते हैं तथा कुछ स्थानों पर जल की अधिकता होती है जैसे झील, तालाब आदि जलीय आवास युक्त होते हैं और दोनों की सीमा पर जल की मध्यम की मात्रा मध्यवर्ती आवास वाले होते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि पादप के लिए मुख्य रूप से 3 प्रकार की अवस्थाएं यहाँ पर देखने को मिलती है। जीरिक कंडीशन शुष्कीय आवास, हाइड्रिक कंडीशन जलीय आवास एवं मीजिक कंडीशन मध्यवर्ती आवास। यहाँ मध्यवर्ती आवास में देखें कि मध्यवर्ती आवास में सभी कारकों की उपयुक्त अवस्था पाई जाती है। पर्यावरण के साथ समायोजन के लिए पादप को आकारिकी या कारिकीय परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती है। पादप अनुकूलन के बारे में हमने अभी डिस्कस किया
कि प्लांट्स की वह रेस्पॉन्सेज जो प्रतिकूल या विशिष्ट प्रकार के या परिवर्तित वातावरण के अनुकूल होने के लिए निर्मित की जाती हैं। यदि हम इनका वर्गीकरण देखें तो वार्मिंग ने 1895 में जल की उपलब्धता एवं आवश्यकता अनुसार पादप को 3 श्रेणियों में विभाजित किया। शिम्पर 1903 ने भी इसी प्रकार पादपों को निम्नलिखित तीनों श्रेणियों में ही विभाजित किया। इसका तात्पर्य है कि वार्मिंग और शिम्पर ने जल की उपलब्धता एवं आवश्यकता अनुसार पादप को 3 श्रेणियों में विभक्त किया। नंबर 1, जलोद्भिद अर्थात वह प्लांट जो जलीय आवास के पादप कहलाते हैं, जलीय आवास में पाए जाते हैं। समोद्भिद वातावरण की सामान्य परिस्थिति में पाए जाने वाले पादप अर्थात सामान्य ताप एवं नमी वाले आवास के पादप समोद्भिद पादप कहलाते हैं। और मरुद्भिद उच्च तापक्रम एवं जल की कमी अर्थात शुष्क आवास में पाए जाने वाले प्लांट को इन्होंने मरुद्भिद प्लांट कहा। इसके पश्चात इसी पादप अनुकूलन को वार्मिंग ने जल की उपलब्धता एवं जल की आवश्यकता के साथ साथ मृदीय कारकों को भी पादप अनुक्रिया में महत्व देते हुए मृदा की प्रकृति एवं जल की आवश्यकता को आधार मानकर पादपों को निम्न प्रकार से विभाजित किया। 1, अम्लोद्भिद यानी अम्लीय मृदा या अम्लीय जल आवास के पादप जैसे रूमेक्स। नंबर 2, लवणोद्भिद लवणीय मृदा या लवणीय जल आवास के पादप जैसे सालसोला हेलोजाइलोन। नंबर 3, बालुकोद्भिद बालू मिट्टी आवास के पादप जैसे केलिगोनम। शैलोद्भिद जैसे चट्टानी आवास के पादप उदाहरण लेपिडोगेथिस। शीतोद्भिद ठंडी मृदा आवास के पादप जैसे जंकस। दरारोद्भिद चट्टानों की दरारों या पर्वत कंदराओं में पाए जाने वाले पादप जैसे लिंडरबर्जिया। शीर्षोद्भिद यानी व्यर्थ भूमि पर पाए जाने वाले पादप जैसे आर्जिमोन मैक्सिकाना। इर्मोफाइट शुष्कीय क्षेत्र में पाए जाने वाले पादप। साइलोफाइट सवाना आदि क्षेत्र में पाए जाने वाले पादप। कछोद्भिद हेलोफाइट यानी दलदली आवास में पाए जाने वाले पादप जैसे मार्सिलिया राइजोफोरा आदि। इस प्रकार हम देखते हैं कि पादप अनुकूलन में जो 2 महत्वपूर्ण जो पादप स्वरूप है या पादप एडेप्टेशन है वह जलोद्भिद यानी हाइड्रोफाइट्स और मरुद्भिद यानी जीरोफाइट्स के रूप में अधिकांशतः हमें मिलती हैं। इनकी अनुकूलताएं आकारिकी अनुक्रियाओं के परिणाम स्वरूप आंतरिकी संरचना को अनुकूलित करने की अनुक्रियाओं के परिणाम स्वरूप वह कार्य की अनुक्रिया के तहत हम प्रत्येक टाइप में जैसे जलोद्भिद में और मरुद्भिद में जो प्लांट्स पाए जाते हैं और उनमें जो उनके विभिन्न अंगों में जैसे मूल, स्टेम, पर्ण और अन्य जो संरचनाओं में विभिन्न प्रकार की आकारी की आंतरिक संरचना और कार्य की जो अनुकूलन है उनका हम विस्तार से अध्ययन आगे जारी रखेंगे। आज का क्लास वर्क या होमवर्क कुछ लघु उत्तरात्मक प्रश्न है। नंबर 1, अम्लोद्भिद पादप को परिभाषित कीजिए। नंबर 2, लवणोद्भिद पादप क्या है। नंबर 3, पादप अनुकूलन क्या है या पादप अनुकूलन को परिभाषित कीजिए। डिफाइन द प्लांट एडेप्टेशन। कुछ टिप्पणी लिखिए आप। पादप अनुकूलन का वर्गीकरण। नंबर 2, पादप एवं जल संबंध। हम इसी माध्यम से आगे का टॉपिक लेकर के यानी हाइड्रोफाइट्स और जीरोफाइट्स की अनुकूलताओं को लेकर के फिर मिलेंगे। धन्यवाद।